आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज क्लास नंबर 57 है और आपका टॉप एमसीक्यू सीरीज में पेपर 3 के अंतर्गत आने वाले सारे सब्जेक्ट का टोटल 20 क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपके पास इतिहास से है कि खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तो आप लोग सभी जानते हैं जो दिल्ली सल्तनत है इसमें टोटल 5 वंशों ने शासन किया है। कितने वंशों ने? 5 वंशों ने शासन किया है। ये 5 वंश कौन कौन सी है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं हम लोग। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत टोटल 5 वंशों का शासनकाल रहा। सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक गुलाम वंश के द्वारा स्थापना हुई और ये गुलाम वंश आपका 1206 से लेकर के 1290 तक चला। सेकंड में आपका आया खिलजी वंश। तो खिलजी वंश आपका 1290 से लेकर के 1230 ईस्वी तक चला। फिर आया आपका तुगलक वंश जो कि 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक आपका चला तुगलक वंश। फिर आपका आया सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का राज रहा। फिर आया लोधी वंश और लोधी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा और 1526 में क्या हो मुगल वंश की स्थापना हुई बाबर के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? फिर से हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि खिलजी वंश के ठीक बाद कौन सी वंश का शासनकाल आया। तो हम लोग अभी अभी देखे खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश का शासनकाल है? तुगलक वंश का। तो खिलजी के बाद आने वाला जो वंश है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वो आपका हो गया तुगलक वंश। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया उससे पहले आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए सो दैट एक जो है डाटाबेस बने बेहतर तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका रीच बढ़े। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि भारत में वित्तीय वर्ष 2019-20 का यहाँ बात किया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत था। तो 2019-20 में जो राजस्व घाटा है, फाइनेंशियल आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, वो कितना? 3.27। कितना राजस्व घाटा जीडीपी का? 3.27 1920 के डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा और यहाँ से आपका 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा इस क्वेश्चन से। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा होगी करंट में। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा देखेंगे हम लोग कि सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया। तो 2021 की जगह अब जो है डाटा चेंज हो जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि 2023 में जो G20 का बैठक हुआ इसका आयोजन कहाँ पर हुआ। तो इसका जो आयोजन है अपना इंडिया भारत पर हुआ। साथ ही साथ 2023 का शेरपा कौन थे? तो 2023 के लिए जो शेरपा थे कौन थे? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है आपका G20 का जो बैठक भारत में हुआ उसका शेरपा आप नियुक्त किया गया। तो भारत के लिए 2023 के लिए जो G20 का बैठक हुआ उसमें भारत का शेरपा कौन हो गया? अमिताभ कांत। अगर हम लोग G20 की बात करें तो G20 में टोटल जो है आपका 19 देशों के समूह है और +1 में आपका एक यूरोपियन यूनियन हो जाएगा और एक नया ऐड हुआ जिसे हम लोग बोलते हैं अफ्रीकन यूनियन। तो इस प्रकार से अब ये G20 क्या हो जाएगा? G21 का समूह हो जाएगा, G21 का ग्रुप हो जाएगा। G21 का ग्रुप क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले तो 19 देश पहले से है प्लस यहाँ पर एक पहले से क्या था? यूरोपियन यूनियन पहले से था और इस बार का जो बैठक हुआ 2023 में उसमें और एक नया संघ जुड़ गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अफ्रीकन यूनियन। तो अब दो नया संघ हो गया आपका, एक यूरोपियन यूनियन और सेकंड अफ्रीकन यूनियन। सबसे नया कौन जुटा? तो अफ्रीकन यूनियन सबसे नया जुटा। तो इस प्रकार से भारत 2023 में G20 का जो बैठक का आयोजन हुआ उसमें भारत का शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत भारत का शेरपा थे। अगर आपसे पूछा जाए पुराना वाला 2021 में भारत के लिए शेरपा कौन था तो पीयूष गोयल जो है 2021 सितंबर 21 में जो बैठक हुई थी उसमें आपका पीयूष गोयल भारत का शेरपा थे और इस बार के लिए कौन थे? अमिताभ कांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया है। वर्षा जल संग्रहण के लिए एक पहल है। तो भारत का वो कौन सा स्टेट है जिसने सभी घरों में छत वर्षा जल संग्रहण को ढांचों को बनाना जो है वो कंपलसरी कर दिया। तो वो क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट पहला स्टेट है
जो क्या कर दिया है कि जो भी घर होगा वहां पर वर्षा जल संग्रहण के लिए उसका ढांचा जो स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग छत में बनाते हैं उसको बनाना कंपलसरी कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका डांस फॉर्म से है और जेएसएससी में भी आपका डांस फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कथक इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटका। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका कि कथक जो है कर्नाटक का एक शास्त्रीय नृत्य है। सेकंड पूछा जा रहा है आपसे कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका जो है सिर्फ और सिर्फ कथन टू सही है, केरल वाला आपका सही है कि कथकली जो है केरल का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। बट कथक जो है ये कर्नाटक का डांस फॉर्म नहीं है और केरल का डांस फॉर्म कौन सा है? कथकली है। बट कथक कर्नाटक का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग कुछ स्टेट का डांस फॉर्म को हम लोग देख लेंगे। जैसे यहाँ पर कथकली, तो कथकली आपका कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? कथकली आपका केरल का डांस फॉर्म है। अगर हम लोग कथक की बात करेंगे तो कथक आपका यूपी का जो है डांस फॉर्म है। अगर हम लोग कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है। अगर हम लोग भारतनाट्यम की बात करेंगे तो भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का डांस फॉर्म है। तो फिर से आप क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन पर आप देखेंगे या क्या दिया हुआ था पहले कि कथक कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि गलत है, और कथकली जो है आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, जो कि आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पॉलिटी से कि भारतीय संविधान का डैश संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। कि भारतीय संविधान का डैश कौन सा आर्टिकल में हम लोग यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। यानी कि भारत में क्या स्टेट होगा, स्टेट के साथ साथ यूटी होगा, यूनियन टेरिटरीज होगा, और यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 239 बात करता है किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज के बारे में, यूटीज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 239। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि फिलहाल भारत में कितने यूटी है। नंबर ऑफ यूटी, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज करंटली इन इंडिया। अभी अपने देश में टोटल जो संघ राज्य क्षेत्र है इसकी संख्या क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि कृषि उपज का वो भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विपणन अधिशेष कहते हैं। फिर से आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और स्टेटमेंट को समझेंगे कि कृषि उपज का वो भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है। जैसे किसान खेती करता है तो जो उपज वो बाजार में बेच देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? विपणन अधिशेष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? विपणन अधिशेष कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है आपका कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख ऊंचाइयों को नियंत्रित करने वाले राज्य के लक्ष्य के अनुसार 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को अपनाया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, इसलिए इसका दोनों स्टेटमेंट यानी कि बोथ 1 एंड 2 सही हो जाएगा। यहाँ से आपको ये डेफिनेशन याद रखना है कि कृषि उपज का वो भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेच दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विपणन अधिशेष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका इतिहास से कि निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? चार चोल शासक का नाम यहाँ दिया हुआ है, राजेंद्र प्रथम, राजा राज प्रथम, बंटीदुर्ग और विजयालय। तो किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? तो कल भी हम लोग बात किए थे राजा राज प्रथम के बारे में, और राजा राज प्रथम जो है आपका शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। कौन? राजा राज प्रथम सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा माना जाता था कौन साम्राज्य में? चोल साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला? तो कौन सी महिला जो है 2 ओलंपिक पदक जीतकर पहली भारतीय महिला के सरनी में आ गई है? तो उनका नाम क्या है? पीवी सिंधु। क्या नाम है? पीवी सिंधु। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ा हुआ है, कौन सा फील्ड से जुड़ा हुआ है आपका पीवी सिंधु। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टंबाकू डे, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। किस दिन में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? 31 मई, 30 जून, 30 मई या 30 जुलाई को? तो सॉरी, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है आपका 31 मई को हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस
मनाया जाता है। अब हम लोग कुछ डेज देख लेंगे किस दिन को क्या मनाते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी अभी हम लोग बात किए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। उसी प्रकार से जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे जो है आपका 22 मई को मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। सेकंड हम लोग बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को जो है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे मनाई जाती है। उसी प्रकार से है आपका पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 अप्रैल को जो है आपका पृथ्वी दिवस मनाई जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन आधा प्रिंट है, छोड़ो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तत्व और परमाणुकता का कौन सा युग्म सही है? जैसे पहला स्टेटमेंट लिखा गया कि नाइट्रोजन के बारे में, कि नाइट्रोजन एक द्विपरमाणुक है। तो नाइट्रोजन जो तत्व है वो द्विपरमाणुक है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया, सेकंड बात बताया गया किसके बारे में? सल्फर के बारे में। और सल्फर के बारे में बोला गया कि सल्फर एक बहुपरमाणुक है यानी कि पॉली एटॉमिक है, जो कि दोनों ही कथन सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि नाइट्रोजन जो है वो डायटोमिक है और सल्फर जो है आपका वो पॉली एटॉमिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन को आप लोग लाइक भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, सो दैट डेली बेसिस पर आपके पास क्लास के अपडेट आ जाए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि आगा खान प्लेस, कौन सा प्लेस? आगा खान प्लेस भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो आगा खान प्लेस जो है आपका, आगा खान प्लेस आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में आगा खान पैलेस सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी आपका साइंस से क्वेश्चन है और एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद 4-5 चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि रसोई गैस नहीं, रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है, जो कि एकदम सही स्टेटमेंट है कि रसोई घर में जो भी कचरा, कूड़ा कचरा बनता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कृमि या लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट में परिवर्तित कर सकते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपको घुमा कर पूछा जा सकता है कि वर्मी कंपोस्टिंग में हम लोग कौन कौन सा चीज का प्रयोग करते हैं? तो कृमि और लाल केंचुए का प्रयोग करते हैं। केंचुए के बारे में लिख देगा कि कौन सा रंग के केंचुए का प्रयोग करते हैं, यार किस प्रकार के केंचुए का प्रयोग करते हैं। तो लाल केंचुआ का प्रयोग जो है आपका वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। कृमि या लाल केंचुआ का प्रयोग करते हैं। और घर के कचरे, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है कि रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित कंपोस्टिंग कहलाता है। तो ये भी सही कथन है कि रसोई घर के जो अपशिष्ट होती है और पौधे और जंतु का जब अपशिष्ट निकलता है उसको हम लोग जब खाद में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम लोग कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। और जब हम लोग उसी कचरे को, रसोई घर के कचरे को कृमि और लाल केंचुए की हेल्प से कंपोस्ट करते हैं तो उसे हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अब पूरा का पूरा पानी जैसा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप आराम से आंसर कर सकते हैं, कंपोस्टिंग से पूछा जाएगा तो भी आराम से कर सकते हैं। दोनों में क्या अंतर है ये भी अब आपको समझ में आ गया। तो इस प्रकार से डेली बेसिस पर आपको नए नए कंसेप्ट मिल रही है, ये आप नोट कर रहे होंगे। जब जो भी डेली रेगुलर बेसिस पर इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं तो उनका जीएस लेवल में जरूर इंक्रीज हो रहा होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? संघ बोले तो हम लोग यूनियन, तो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आपका आर्टिकल नंबर 53, आर्टिकल 53 जो है आपका यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। और कार्यपालिका प्रमुख कौन है हम लोगों का? पूरा संघ का, पूरा यूनियन का, तो वो आपका प्रेसिडेंट हो गया, आपका कार्यपालिका प्रमुख। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है, डैश आर ए काइंड ऑफ वास्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो किसमें कोशिका की अपशिष्ट का निपटान होती है? राइबोसोम में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या लाइसोसोम में होती है, या गोल्जी अपरेटस यानी कि गोल्जी इकाई या गोल्जी तंत्र में होती है? तो कोशिका का जो अपशिष्ट प्रणाली का जो निपटान होती है वो किसमें होती है? लाइसोसोम। किसमें होती है? लाइसोसोम में।
और लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या का थैली भी कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या थैली के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? लाइसोसोम को जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। बट अगर आत्महत्या की थैली की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा लाइसोसोम। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन कुछ बड़ा ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है कि भगवान शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। यहाँ से आपका हिस्ट्री का 3-4 टॉपिक क्लियर हो जाएगा, 3-4 कॉन्सेप्ट आपको नया सीखने को मिलेगा कि ये चंदेल राजवंश के राजा धंगवेद द्वारा 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया था और कंदरिया महादेव नंबर भगवान शिव की स्तुति के लिए बनाया गया था। ये भी सही कथन है। सेकंड पूछा जा रहा है आपसे, सेकंड बोला जा रहा है कि तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तो उस टाइम की बात कर रहे हैं जब हम लोग को राजा राजेश्वर मंदिर का जो शिखर था उस टाइम पीरियड के लिए सबसे ऊंचा शिखर था। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे खेल खिलाड़ी से पूछा गया है कि खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग यहाँ कुछ डाटा भी यहाँ लिख के रखे हैं कि किसमें कितना कितना खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो जैसे खो खो हो गया, खो खो में टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12। खो खो में कितना हो गया आपका? 12, 12 खिलाड़ी। क्रिकेट में कितने होता है? तो क्रिकेट में आपका 11 खिलाड़ी होता है। फुटबॉल की अगर हम लोग बात करेंगे तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 हो गया। बास्केटबॉल की हम लोग बात करेंगे तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 हो गया। हॉकी में कितना हो गया? 11। तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों में 11 खिलाड़ी होता है। खो खो में 12 खिलाड़ी होता है और बास्केटबॉल में आपका 5 खिलाड़ी होता है। तो खेल खिलाड़ी से संबंधित जो नंबर है पूछा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ कबड्डी हो गया। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में आपका 6 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? आई डू व्हाट आई डू, यानी हम वही करते हैं आई डू व्हाट आई डू। तो इसका लेखक पूछा गया, तो इसके लेखक जो है हम लोगों का रघुराम राजन। और रघुराम राजन कौन से पोस्ट पर थे पहले, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रघुराम राजन कौन सा इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था। आपको ऑप्शन दे देते हैं कि रघुराम राजन आईआईटी से जुड़ा हुआ था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ था। ये दो ऑप्शनों में से आपको क्लियर करना है कि रघुराम राजन किससे जुड़ा हुआ था, आरबीआई से कि आईआईटी से। और रघुराम राजन द्वारा लिखा गया किताब कौन सा है? आई डू व्हाट आई डू, ये रघुराम राजन द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इस प्रकार से आज का सेशन यहीं पर समाप्त होती है और फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आपका जो झारखंड का एग्जाम है उसमें हम लोग झारखंड पूर्वावलोकन करके एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें अभी तक झारखंड में जितने एग्जाम्स हुए हैं 2000 से लेकर के 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको डिस्कशन देखने को मिलेगा। तो उस सेशन को भी आप लोग अटेंड कीजिएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर टीचर नहीं लिखा रहेगा तो आपके लिए नहीं है, वो सेशन भी आप ही के लिए है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को अटेंड करेंगे आपका जनरल अवेयरनेस में उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और बहुत ही जल्द जो है फरवरी महीना से मैथ और रीजनिंग का भी क्लास आपके लिए लगाया जाएगा। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।